हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो आज इस लेक्चर में हम लोग बैक ऑफिस फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम डिटेल में देखेंगे बैक ऑफिस क्या होता है, वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्म में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक ऑफिस का मीनिंग समझते हैं कि बैक ऑफिस बेसिकली यहाँ पर होता है। तो जनरली देखो, एक बैंक जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है उन एक्टिविटीज के बेस पर बैंक को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा यहाँ पर होता है फ्रंट ऑफिस और एक होता है हमारा यहाँ पर बैक ऑफिस। अब ये बेसिकली होते क्या है, तो पहले बात करते हैं फ्रंट ऑफिस की। तो यहाँ पर देखो, फ्रंट ऑफिस में वो सभी एक्टिविटीज, वो सभी इंप्लॉयज आते हैं जो कि यहाँ पर डायरेक्टली कस्टमर के साथ यहाँ पर डील करते हैं। यानी कि एक कस्टमर जब भी बैंक के अंडर आता है तो फ्रंट ऑफिस वाले उसके साथ डील करेंगे, उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में सारी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे ताकि जो कस्टमर है वो यहाँ पर अपने ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सके। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो यहाँ पर मान के चलो एक कस्टमर ए है, उसने यहाँ पर बैंक में एक एफडी ओपन करवानी है, ये आता है और फ्रंट डेस्क पे एक एम्प्लॉय बैठा है, वो यहाँ पर जो है इस पर्सन को पूरी डिटेल दे रहा है एफडी के बारे में कि एफडी के अंदर आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा और मैक्सिमम टाइम पीरियड बता रहा है कि आप मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए कितना एफडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये जो फ्रंट डेस्क पे एम्प्लॉय बैठा ना, ये हमारा बिलोंग करता है यहाँ पर फ्रंट ऑफिस से। यानी कि फ्रंट ऑफिस का मेन काम क्या है, कस्टमर के साथ डील करना, उसे बैंक के प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना और उनके साथ अच्छे कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना ताकि वो हमारे बैंक के प्रति जो है लॉयल रहे। नेक्स्ट देखो क्या है बैक ऑफिस। अब बैक ऑफिस क्या होता है, तो बैक ऑफिस जो है वो डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील नहीं करता, बल्कि ये जो है यहाँ पर फ्रंट ऑफिस को सपोर्ट करने का काम करता है। यानी कि बैक ऑफिस ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है जिसकी हेल्प से जो फ्रंट ऑफिस है वो अपना यहाँ पर काम अच्छे तरीके से कर पाता है और बैंक जो है अपने ऑपरेशन को ओवरऑल अच्छे तरीके से कर पाता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखो, एक बैंक है, यहाँ पर एक बैंक है ना, तो बैंक में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रही है, बैंक के लिए नेसेसरी है कि उन ट्रांजेक्शन को वो सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करके रखे ताकि यहाँ पर किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो और बैंक में क्या चल रहा है उसके बारे में हमें यहाँ पर पता हो, जिसके लिए अकाउंटिंग करनी यहाँ पर जो है जरूरी है। तो बैक ऑफिस वाले जो है इस काम को करते हैं और वो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसमें हमारे बैंक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसको यहाँ पर सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करके रखा जा सके। क्लियर है। इसके अलावा देखो, जो फ्रंट ऑफिस होते हैं वो यहाँ पर बने बनाए प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर सेल करते हैं हमारे कस्टमर को। जैसे यहाँ पर देखो एक एफडी है जिसके ऊपर 9.5 यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो ये एक बना बना प्रोडक्ट जो है फ्रंट ऑफिस वालों के पास आया, उसको यहाँ पर फ्रंट ऑफिस वालों को सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करनी है और इसकी सेल करनी है। अब इस प्रोडक्ट को बनाया किसने, यहाँ पर बैक ऑफिस वाले। ठीक है, तो इस बैक ऑफिस वाले ने यहाँ पर पूरी नॉलेज से कि बैंक को इससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, कस्टमर को भी बेनिफिट हो, उसने यहाँ पर अच्छे से इस प्रोडक्ट को यहाँ पर बनाया है। तो ये हमारा किसका काम हुआ, बैक ऑफिस का यहाँ पर जो है काम हुआ। तो आई होप आपको यहाँ पर बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, which area of the bank is responsible for directly interacting with customer and managing customer relationship। यानी कि हमारे बैंक का कौन सा ऐसा एरिया होता है जो कि यहाँ पर कस्टमर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है और कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप जो है मेंटेन करता है। पहला देखो क्या है फ्रंट ऑफिस, दूसरा क्या है बैक ऑफिस, तीसरा क्या है मिडिल ऑफिस या फिर रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, फ्रंट ऑफिस हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ दीज इज अ फंक्शन ऑफ फ्रंट ऑफिस। इसमें से हमारा कौन सा यहाँ पर फंक्शन होता है फ्रंट ऑफिस का। पहला देखो क्या, असिस्टिंग कस्टमर विद देयर इंक्वायरीज प्रोवाइडिंग जनरल बैंकिंग असिस्टेंस। यानी कि जब भी कोई कस्टमर आता है, कोई ट्रांजेक्शन करता है तो उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करना और जब भी उनको कोई क्वेरी होती है तो उनको उस क्वेरी को सॉल्व करना। तो ये हमारा बिल्कुल फंक्शन होता है फ्रंट ऑफिस वालों का। नेक्स्ट क्या, प्रमोटिंग एंड सेलिंग बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कस्टमर। यानी कि जितने भी हमारे बैंकिंग प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उनको कस्टमर उनको उनके बारे में कस्टमर को बताना ताकि कस्टमर उसको यहाँ पर जो है परचेज कर सके और जिससे हमारे बैंक की जो सेल है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सके। तो ये भी हमारा यहाँ पर बिल्कुल काम होता है फ्रंट ऑफिस वालों का। नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग एंड मैनेजिंग गुड रिलेशनशिप विद कस्टमर। यानी कि हमारे जो कस्टमर है उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करना ताकि वो बैंक के प्रति लॉयल रहे। तो ये भी हमारा फंक्शन होता है फ्रंट ऑफिस का। नेक्स्ट क्या, मेंटेनेंस ऑफ जर्नल लेजर एंड अदर बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पर ये हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पर नहीं होता है क्योंकि ये फंक्शन हमारा कौन परफॉर्म करता है, बैक ऑफिस। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन फंक्शन हमारा फ्रंट ऑफिस परफॉर्म करता है पर चौथा नहीं करता। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द बैक ऑफिस। इसमें से हमारी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द बैक ऑफिस। तो पहला देखो क्या है, इट मेंटेन्स ऑफ जर्नल लेजर एंड अदर बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि ये जो है बैंक के अंदर जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट है वो यहाँ पर मेंटेन करता है और जर्नल लेजर मेंटेन करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, इट कैलकुलेट्स एंड पोस्ट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट सर्विस चार्जेस। यानी कि जितने भी डिपॉजिट है उनके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बना है उनको कैलकुलेट करना और रिस्पेक्टिव अकाउंट में क्रेडिट करना, ये काम। और जितना भी सर्विस चार्जेस बैंक
बैंक ने यहाँ पर जो है चार्ज किया है अपनी सर्विसेज के बदले में, उनको यहाँ पर जो है अकाउंट में डेबिट करना, तो ये काम भी बिल्कुल यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है इट रिजॉल्व द कस्टमर कंप्लेंट इन अ टाइमली एंड सेटिस्फैक्टरी मैनर, यानी कि कस्टमर का जब भी बैंक के साथ किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा होता है, कंफ्लिक्ट होता है, तो उसको सॉल्व करने का काम करता है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पर करेक्ट है। तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट है, पर क्वेश्चन कह रहा था कि कौन सी करेक्ट नहीं है, तो इसीलिए नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the purpose of reconciling bank account with the Reserve Bank of India and other bank and institution? ठीक है, तो यहाँ पे देखो reconciling of bank account, ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारा यहाँ पर बैक ऑफिस वालों का। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका मीनिंग समझते हैं कि reconciling of bank account बेसिकली यहाँ पर होता है। तो आज के टाइम में देखो हर बैंक दूसरे बैंक के साथ या फिर आरबीआई के साथ जो है यहाँ पर ट्रांजेक्शन करता है। ठीक है, अब देखो जब एक बैंक दूसरे बैंक के साथ कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन करती है, जैसे कि मान लो एचडीएफसी ने एक्सिस बैंक से यहाँ पर ट्रांजेक्शन की, 50 लाख रुपए का यहाँ पर जो है लोन लिया, 50 लाख रुपए का यहाँ पर लोन लिया। अब ये जो ट्रांजेक्शन हुई है इसका जो रिकॉर्ड है एचडीएफसी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में भी प्रिपेयर करेगा। ठीक है, और जो एक्सिस बैंक है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है प्रिपेयर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब एचडीएफसी बैंक अपने रिकॉर्ड्स को, ठीक है, मैच करता है दूसरे बैंक के साथ जिसके साथ उसने यहाँ पर ट्रांजेक्शन की है, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, रिकंसाइलिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स। अब इसको करने का पर्पस क्या होता है, तो सिंपली देखो जब हम अपने रिकॉर्ड्स को सामने वाली बैंक के रिकॉर्ड्स के साथ मैच करते हैं, तो अगर यहाँ पर किसी भी तरह की एरर होती है तो उसको यहाँ पर ढूंढा जा सकता है, या फिर किसी भी तरह का फ्रॉड होता है तो उसे हम यहाँ पर जो है जल्दी से जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी मान के चलो, जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन, तो एचडीएफसी ने 50 लाख रुपए का यहाँ पर जो है लोन लिया, तो एचडीएफसी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको 50 लाख रुपए ही नोट किया था, पर एक्सिस बैंक ने उसको गलती से जो है यहाँ पर 60 लाख रुपए नोट कर दिया। ठीक है, तो एचडीएफसी ने जैसे ही रिकंसाइल किया अकाउंट्स को, तो पाया गया कि 10 लाख रुपए का यहाँ पर जो है डिफरेंस है, और जैसे ही डिफरेंस है तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक ने जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की और पता लगा कि ये जो 10 लाख रुपए है वो एरर है, मतलब कि एक्सिस बैंक ने गलती से 50 लाख की जगह पर 60 लाख रुपए यहाँ पर जो है रिकॉर्ड कर लिया। अब जैसे ये एरर मिलेगी तो हम इसको फटाफट से जो है रिजॉल्व कर लेंगे, इसकी जगह पे कोई हमें यहाँ पर फ्रॉड भी जो है मिल सकता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था यहाँ पर कि हम जब यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट्स को रिकंसाइल करते हैं, यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो हमारे अकाउंट मेंटेन है या फिर किसी और बैंक इंस्टीट्यूशन के पास जो अकाउंट हमारे मेंटेन है, तो उसको रिकंसाइल करने का हमारा यहाँ पर पर्पस क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व डिफरेंस। ठीक है, यानी कि हमारे बैंक रिकॉर्ड और आरबीआई के द्वारा प्रोवाइड किए स्टेटमेंट या फिर अदर बैंक के द्वारा प्रोवाइड किए स्टेटमेंट के बीच में कोई भी अगर डिफरेंस है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सके और जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सके, तो ये हमारा यहाँ पर पर्पस होता है। नेक्स्ट है टू मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू कैश रिजर्व रेशियो एंड रेपो ऑपरेशन। तो यहाँ पर देखो एक नॉर्मल बैंक आरबीआई के साथ कैश रिजर्व रेशियो से रिलेटेड, रेपो से रिलेटेड काफी सारी ट्रांजेक्शन करती है, तो यहाँ पर बैंक के लिए नेसेसरी होता है कि वो जो है इससे जुड़े जितने भी ट्रांजैक्शन है उनका प्रॉपर एक्यूरेट रिकॉर्ड अपने पास जो है मेंटेन करके रखे। तो ये भी हमारा एक पर्पस होता है, क्योंकि देखो आरबीआई की स्टेटमेंट के साथ हम यहाँ पर मैच करते हैं तो उससे हम गलतियां को फाइंड आउट करते हैं और उसको यहाँ पर ठीक करते हैं। नेक्स्ट है टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड, यानी कि हमारे बैंक ने जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन किए उसमें ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी को जो है यहाँ पर इंश्योर किया जा सके। तो ये सारे हमारे पर्पस होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, विच टाइप ऑफ अकाउंट, ठीक है, विच टाइप ऑफ अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड बाय अ बैंक विद अदर इंस्टीट्यूशन एंड बैंक। ठीक है, अब देखो जब कोई भी एक यहाँ पर बैंक दूसरे बैंक के साथ ट्रांजेक्शन करता है तो यहाँ पर दोनों बैंकों को एक दूसरे का यहाँ पर अकाउंट जो है मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे मान लो एचडीएफसी ने यहाँ पर 50 लाख रुपए का लोन दिया, तो यहाँ पर देखो जो एचडीएफसी है वो अपने पास भी इसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, एक अकाउंट ओपन करेगा एक्सिस बैंक का, और जो एक्सिस बैंक है वो जो है एचडीएफसी का अकाउंट ओपन करेगा, उसमें ये रिकॉर्ड जो है मेंटेन करके रखेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर पूछा गया था इसमें से कौन सा ऐसा अकाउंट है जो कि एक बैंक दूसरे बैंक के पास जनरली मेंटेन नहीं करते। पहला देखो है क्लियरिंग कलेक्शन अकाउंट, तो ये तो मेंटेन करती है। आजकल देखो एक बैंक का चेक दूसरे में बैंक में जाके डिपॉजिट होता है, तो जिसके लिए क्या होता है कि दोनों बैंकों को जो है यहाँ पर क्लियरिंग और कलेक्शन अकाउंट जो है मेंटेन करने पड़ते हैं, ताकि अगर बाई चांस किसी बैंक का चेक दूसरे बैंक में जाता है तो उसकी जो पेमेंट है वो कस्टमर को जल्दी से जल्दी मिल सके। नेक्स्ट हो गया इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी नॉर्मल सी बात है कि पैसा लिया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट ये सैलरी अकाउंट फॉर बैंक एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ये जो अकाउंट है वो यहाँ पर मेंटेन नहीं किया जाता, क्योंकि देखो सैलरी अकाउंट ये कोई नेसेसरी थोड़ी है कि हम अपने बैंक एम्प्लॉयज का जो अकाउंट है वो किसी दूसरे बैंक में ओपन कराए, तो ये नहीं है, तो ये अकाउंट जो है मेंटेन नहीं किया जाता। नेक्स्ट है शॉर्ट
शॉर्ट टर्म मनी मार्केट एक्टिविटीज अकाउंट, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए जब हमें लोन वगैरह लेना होता है तो उसके रिगार्डिंग जो हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो ये भी अकाउंट जो है मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा सैलरी अकाउंट ऑफ बैंक एम्प्लॉयज। ये जो है हमारे एक बैंक दूसरे बैंक के पास मेंटेन करके नहीं रखता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, व्हाट डज द रिकंसाइलिंग इंट्रा ब्रांच एंट्रीज प्राइमरली इन्वॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रा ब्रांच का यहाँ पर मीनिंग यहाँ पर समझा दो। ठीक है, तो जनरली देखो हर बैंक का यहाँ पर जो है बहुत सारी ब्रांचेस होती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लो एक यहाँ पर पंजाब में ब्रांच है, एक यहाँ पर दिल्ली में ब्रांच है, ठीक है, और एक हमारी यहाँ पर जो है हरियाणा में ब्रांच है। ठीक है, तो हर ब्रांच जो है, हर ब्रांच अपने पास जो है अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है। ठीक है, तो जब देखो एक ब्रांच पर्टिकुलर अपनी ही एंट्रीज को रिकंसाइल करती है तो वो हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, इंट्रा ब्रांच एंट्री। यानी कि यहाँ पर मान के चलो जो पंजाब है ना, उसने जो यहाँ पर बुक्स ऑफ मेंटेन की है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की है, ठीक है, जब वो उसको रिकंसाइल करती है, चेकिंग करती है कि कहीं हमने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते वक्त, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त कोई यहाँ पर गलती तो नहीं कर दी, तो इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इंट्रा ब्रांच एंट्रीज। एक हमारी यहाँ पर इंटर ब्रांच एंट्रीज भी होती है, इंटर ब्रांच एंट्रीज भी होती है। अब देखो क्या होता है कि हर ब्रांच दूसरे ब्रांच के साथ यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन करती है, जिसके लिए हर ब्रांच जो है इस ट्रांजेक्शन का अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती है। जैसे पंजाब ने अगर दिल्ली से 50 लाख रुपए का यहाँ पर फंड जो है वो लोन लिया है, तो पंजाब भी अपने पास उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा और दिल्ली भी अपने पास जो है रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, तो जब ये दो ब्रांचेस आपस में अपने रिकॉर्ड्स को रिकंसाइल करते हैं तो वो हमारा यहाँ पर कहलाता है इंटर ब्रांच रिकंसाइलिंग। तो ये दो पॉइंट आपको यहां पर क्लियर होने चाहिए। इंट्रा का मतलब कि एक ही ब्रांच अपनी ही बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकंसाइल कर रही है, चेकिंग कर रही है, और दूसरा इंटर ब्रांच में क्या है, दो ब्रांचेस जो है या दो से ज्यादा ब्रांचेस अपने रिकॉर्ड्स को जो है अपने रिकॉर्ड्स को रिकंसाइल कर रही है। तो यहां पर देखो हमारा जो यहाँ पर पूछा गया था कि जो इंट्रा ब्रांच एंट्रीज को हम रिकंसाइल करते हैं, उसमें बेसिकली हम लोग करते क्या है, तो पहला ऑप्शन देखो क्या है, बैलेंसिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द ब्रांच लेवल। यानी कि जितने भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया था उसका लास्ट में हम बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, तो उसे हम यहाँ पर रिकंसाइलिंग ऑफ इंट्रा ब्रांच एंट्रीज कहते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग एरर इन कंट्रोल एंड सब्सिडरी रिकॉर्ड्स। यानी कि जितने भी हमने यहाँ पर कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन किया है, सब्सिडरी रिकॉर्ड मेंटेन किया है, ठीक है, तो उसमें किसी भी तरह की एरर हो तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके और उसको करेक्ट किया जा सके, तो बिल्कुल ये फंक्शन हमारे यहाँ पर होता है। इंट्रा ब्रांच एंट्रीज के अंदर हम यहाँ पर गलतियों को ही फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हो गया इंश्योरिंग प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इंटर ऑफिस ट्रांजेक्शन। यानी कि हमारी जो इंटर ऑफिस ट्रांजेक्शन है वो सही ढंग से हो सके, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ये काम हम करते हैं तो बिल्कुल नहीं, ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, ऑडिटिंग द ब्रांच फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि ब्रांच की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको हम यहाँ पर ऑडिट करते हैं, तो ये भी हमारा यहाँ पर नहीं होता है। तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ब्रांच के अंदर जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, उनको हम रिकंसाइल करते हैं आपस में, ताकि यहाँ पर किसी भी तरह की एरर हो, मिस्टेक हो, तो उसको यहाँ पर जो है फाइंड आउट किया जा सके। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग कॉरेस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप विद अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कॉरेस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप का यहाँ पर मीनिंग समझा दूं। कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब है जब एक पर्सन, एक एंटिटी दूसरे एंटिटी के बिहाफ पर यहाँ पर काम करती है, तो वो हमारा कहलाता है कॉरेस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, यहाँ पर मान के चलो एक एचडीएफसी बैंक, ठीक है, इसके यूएसए में कोई भी ब्रांच नहीं है, ठीक है, पर इसने अपनी जो सर्विसेज है वो यूएसए में भी देनी है। यूएसए में कुछ कस्टमर गए हैं, ठीक है, कस्टमर बैठे हैं जो कि एचडीएफसी की बैंकिंग सर्विसेज जो है लेनी चाहते हैं, पर एचडीएफसी की कोई भी ब्रांच यूएसए में नहीं है, तो जिसकी वजह से जो एचडीएफसी है वो अपनी सर्विसेज जो है यूएसए में प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो एचडीएफसी यहाँ पर क्या करता है, यूएसए में एक बैंक है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड बैंक, ठीक है, उसके साथ यहाँ पर डील करता है कि आप जो है हमारे यहाँ पर हमारी सर्विसेज जो है यहाँ पर कस्टमर को प्रोवाइड करो, ताकि हम भी अपना जो एक्सपोजर है मार्केट में वो यहाँ पर जो है बढ़ा सके। तो XYZ लिमिटेड यहाँ पर मान जाता है, थोड़ा इसका भी यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है, और ये जो है यहाँ पर एचडीएफसी के बिहाफ पर यूएसए में जो है वहां पर जितने भी कस्टमर है उनको बैंकिंग सर्विसेज जो है प्रोवाइड करने लग जाता है। तो ये जो XYZ लिमिटेड कंपनी, इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ये जो बैंक है हमारी, उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक। क्या कहते हैं हम इसको, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक। और इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर रिलेशनशिप पाया जाता है वो क्या होता है, सिंपली हमारा वही रिलेशनशिप, हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप जो है वो कहलाता है। अब ये बिल्ड करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पर्पस क्या होता है, सबसे पहले टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब देखो जनरली जो हम यहाँ पर
ट्रांजेक्शन को फॉलो करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, वो होता है जब हम इंटरनेशनल लेवल पे अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन को देना चाहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा कि जब हम इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, तब हम जो है यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप जो है मेंटेन करते हैं। उसके बाद हो गया टू इंक्रीज कंपटीशन अमंग बैंक्स, यानी कि बैंकों के बीच में कंपटीशन बढ़ाने के लिए, तो ये हमारा पर्पस नहीं होता है। नेक्स्ट है टू रिड्यूस द नीड फॉर रिकंसिलिएशन, ताकि इसलिए हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं ताकि यहाँ पर हमें रिकंसिलिएशन की यहाँ पर जरूरत ही ना पड़े, तो ये भी बिल्कुल हमारा पर्पस नहीं होता है। नेक्स्ट है टू लिमिट द बैंक्स एक्सपोजर टू रिस्क, यानी कि बैंकों का जो रिस्क है उसको यहाँ पर जो है कम से कम किया जा सके, तो ये भी हमारा यहाँ पर पर्पस नहीं होता। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर हम अपनी सर्विसेज को जो है प्रोवाइड कर सके, हमें यहाँ हमारे कस्टमर को और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट यहाँ पर किया जा सके। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिकंसाइलिंग अकाउंट विद द कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब हम किसी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक को अपॉइंट करते हैं तो जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक, यहाँ पर एचडीएफसी बैंक है और यहाँ पर XYZ लिमिटेड कंपनी, ये जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है वो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के यहाँ पर जितने भी ट्रांजेक्शन करता है उसका वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है और एचडीएफसी भी उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो इनके बीच में रिकंसिलिएशन करवाने का हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो सिंपल सी बात है, एरर को फाइंड आउट करना, फ्रॉड को फाइंड आउट करना और जल्दी से जल्दी ठीक करना। तो यहां पर देखो पहला जो ऑप्शन बता रहा है वो क्या है, टू मेंटेन कंपिटिटिव एडवांटेज ओवर द बैंक्स, यानी कि बैंकों से जो है कंपिटिटिव एडवांटेज लेना, यानी मार्केट में उनसे आगे निकलने की कोशिश करना, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई डिस्क्रेपेंसी ऑफ एरर्स इन द बैंक रिकॉर्ड्स, यानी कि बैंक रिकॉर्ड्स के अंदर जो भी डिफरेंस हो उसको यहाँ पर फाइंड आउट करना, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, ये हमारी इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट है टू रिड्यूस द नीड फॉर कॉरेस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप, यानी कि जो हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप है यहाँ पर XYZ लिमिटेड के साथ, उसको यहाँ पर रिड्यूस करना हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये हमारा बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा कि डिफरेंस को फाइंड आउट करना। ठीक है, जो भी हमारा यहाँ पर फ्रॉड वगैरह एरर वगैरह है उसको यहाँ पर जो है फाइंड आउट करना। क्लियर है आपको, क्लियर है। तो यहां तक हमने जो है बैक ऑफिस और उसके फंक्शंस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है और रिकंसिलिएशन फंक्शन जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ लिया है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारे यहाँ पर क्या है, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे कि एक जो बैंक है वो यहाँ पर कैसे बैंकिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, किन किन चीजों का यूज करता है, उसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन जो है वो करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आज का यहाँ पर रहेगा इस चैप्टर का, वो देखो क्या है, डैश इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस that records the details of a transaction as prepared in a specific format, यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो भी किसी भी जो हमारी ट्रांजेक्शन है उसके होने का सबूत होता है कि ये एक्चुअली में ट्रांजेक्शन जो है हुई है, और इस डॉक्यूमेंट को हम एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में जो है प्रिपेयर करते हैं, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑप्शन है जर्नल, ऑप्शन बी लेजर, ऑप्शन सी वाउचर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी वाउचर इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो जो बैंक अकाउंटिंग करते हैं ना उसका, उसमें जो वाउचर है ना उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो बैंक है ना वो वाउचर से ही डायरेक्टली जो एंट्रीज होते हैं वो हमारे पर्सनल लेजर में जो है यहाँ पर रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो बैंक के अंदर जब भी हमें कोई ट्रांजैक्शन करनी होती है तो हम यहाँ पर वाउचर्स का यूज करते हैं। जैसे मान के चलो आपने यहाँ पर अमाउंट को डिपॉजिट करवाना है, तो आपने यहाँ पर एक स्लिप ली, आपने यहाँ पर एक स्लिप ली है ना, उसमें पूरी डिटेल्स भर दी, अपने अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम और अमाउंट जो आप यहाँ पर डिपॉजिट जो है वो करवाना चाहते हो। मान के चलो आप 50,000 रुपीज यहाँ पर डिपॉजिट करवाना चाहते हैं और ये जो वाउचर है, ये जो स्लिप है वो आपने यहाँ पर बैंक में दे दी। ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, इस स्लिप की हेल्प से सीधा ही आपके बैंक अकाउंट में जो है एंट्री पास कर देगा। तो ये जो स्लिप है वो हमारी यहाँ पर क्या कहलाएगी, वाउचर जो है वो कहलाएगी। अब ये एक एविडेंस के तरीके से काम कैसे करे, तो यहाँ पर देखो जैसे हम स्लिप बैंक को देते हैं तो बैंक क्या करता है, बैंक का जो एम्प्लॉय होता है, जो कैशियर होता है, वो क्या करता है, उसके दो पार्ट्स, मतलब हमारे स्लिप के दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट छोटा वाला हमें दे देता है और बड़ा वाला वो अपने पास रख लेता है। अब जिससे क्या होता है कि बाई चांस अगर हमारे अकाउंट में अमाउंट डेबिट नहीं होती, क्रेडिट नहीं होती, मान के चलो आपने 50,000 रुपए जमा करवाए और यहाँ पर सिर्फ 30,000 रुपए ही यहाँ पर जो है क्रेडिट हुए, डिपॉजिट हुए, तो आपके पास वो प्रूफ है, आपके पास वो प्रूफ है और वो बैंक को दिखा के आप कह सकते हो कि मैंने यहाँ पर जो है टोटल 50,000 रुपए यहाँ पर जो है जमा करवाए। क्लियर है। ऐसे ही जो बैंक है उसके पास भी प्रूफ है। अगर बाई चांस मान के चलो कि हमने कराए हैं 50,000, हमने उसमें एक जीरो बढ़ा ली और कहा कि देखो मैंने 1 लाख रुपए यहाँ पर जो है जमा करवाए, तो बैंक के पास भी तो प्रूफ है ना, वहां पर कितना होगा, जितना हमने एक्चुअल में जमा जो है वो करवाया होगा। तो ये
प्रूफ की तरीके से भी काम करता है, जो कि किसी ट्रांजेक्शन के होने का सबूत होता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स इन द बैंक, यानी कि एक बैंक के अंदर कितनी टाइप्स की वाउचर जो है वो हो सकती है। तो यहाँ पर देखो, पहला डेबिट वाउचर, दूसरा क्रेडिट वाउचर, तीसरा कंपोजिट वाउचर या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बैंक के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, तो उनमें हम जो है इन 3 तरह की वाउचर्स का ही यूज करते हैं, यानी कि जितने भी वाउचर्स हैं उनको हम 3 टाइप्स में यहाँ पर जो है डिवाइड कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब ये होते क्या है, तो पहले बात करते हैं यहाँ पे डेबिट वाउचर की। डेबिट वाउचर क्या होता है, तो सिंपली देखो, जब भी बैंक यहाँ पर पेमेंट करता है तो उसके लिए जो वाउचर यूज किया जाता है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, डेबिट वाउचर। जैसे एग्जांपल के लिए आपने एक चेक मिला, ठीक है, आपने एक यहाँ पर चेक डिपॉजिट करवाया पेमेंट के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर बैंक ने उस चेक के ऑपोजिट आपको जो है यहाँ पर पेमेंट जो है वो दे दी, तो ये जो चेक है वो हमारे यहाँ पर क्या कहलाएगा, डेबिट वाउचर। ये हमारा यहाँ पर क्या कहलाएगा, डेबिट वाउचर। अब इसको डेबिट वाउचर क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर देखो, जब भी कोई बैंक यहाँ पर पेमेंट करता है, यानी कि हम जब भी कोई पैसा विड्रॉ करवाते हैं तो बैंक जो है हमेशा उस अमाउंट को हमारे बैंक अकाउंट में डेबिट करता है, इसीलिए हम इसको डेबिट वाउचर के नाम से जो है वो जानते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई विड्रॉवल की स्लिप भरते तो वो भी हमारा डेबिट वाउचर ही कहलाता है। नेक्स्ट वो क्या है, क्रेडिट वाउचर। अब क्रेडिट वाउचर क्या होता है, तो सिंपली देखो, ऐसा वाउचर जिसके अगेंस्ट यहाँ पर जो हमारा बैंक है वो यहाँ पर कोई भी पेमेंट रिसीव करता है, उसे पैसा मिलता है, तो वो हमारा क्रेडिट वाउचर कहलाता है। जैसे मान के चलो, आपने एक डिपॉजिट स्लिप भरी, आपने यहाँ पर एक अमाउंट डिपॉजिट करवाने के लिए यहाँ पर जो है स्लिप भरी, है ना, तो ये जो डिपॉजिट स्लिप है इसके अगेंस्ट बैंक को पैसा जो है रिसीव हुआ होगा, जितना भी हमने इसमें लिखा होगा, तो ये जो डिपॉजिट स्लिप है ये हमारी यहाँ पर क्या कहला रही है, क्रेडिट वाउचर। अब इसको क्रेडिट वाउचर क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर सिंपली देखो, जब भी हम पैसा डिपॉजिट करवाते हैं बैंक के अंदर तो बैंक उसको हमारे अकाउंट में जो है क्रेडिट करता है, इसीलिए हम इसको क्रेडिट वाउचर के नाम से जो है जानते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, डेबिट और क्रेडिट वाउचर में सिर्फ एक ही एस्पेक्ट होता है, यानी कि अगर आप डेबिट वाउचर फिल करते हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ डेबिट एंट्री की जाती है, और क्रेडिट वाउचर फिल करते हो तो उसमें यहाँ पर जो है क्रेडिट एंट्री यहाँ पर फिल की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, हमारा यहाँ पर क्या है, कंपोजिट वाउचर। अब कंपोजिट वाउचर क्या होता है, तो सिंपली देखो, जो कंपोजिट वाउचर है वो कस्टमर के लिए नहीं होता, यानी कि कस्टमर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसमें कंपोजिट वाउचर जो है वो यूज नहीं होता। फिर इसका यूज क्या होता है, तो सिंपली देखो, जो बैंक है ना उसको अपने बैंक को भी यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन जो है वो यहाँ पर करने की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि उसे अपने इंटरनल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कुछ यहाँ पर वाउचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर जो बैंक है वो यहाँ पर कंपोजिट वाउचर का यूज करता है ताकि उससे वो अपने इंटरनल फंक्शन जो है वो यहाँ पर परफॉर्म कर सके। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, अगर बैंक से यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन करते वक्त, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त कोई भी एरर हो जाती है तो बैंक उस एरर को ठीक करने के लिए जो है यहाँ पर कंपोजिट वाउचर का यूज करता है। क्लियर है आपको। अब जो हमारा कंपोजिट वाउचर होता है उसमें दोनों एस्पेक्ट होता है, यानी कि इसमें डेबिट एंट्री भी होती है और हमारे यहाँ पर क्रेडिट भी एंट्री भी होती है, एक साथ जो है दोनों एंट्री जो है वो पास होती है। जैसे मैं एग्जांपल में मान के चलो, यहाँ पर क्या हुआ कि एक अमाउंट थी, ठीक है, यहाँ पर मान लो 20,000 की अमाउंट थी जो कि यहाँ पर जो है कैश क्रेडिट अकाउंट में जो है डेबिट करनी थी, कैश क्रेडिट अकाउंट में डेबिट करनी थी, पर इसको बैंक ने गलती से जो है यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट में यहाँ पर जो है डेबिट कर दिया, जिससे क्या हुआ कि जो हमारा सेविंग्स अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस जो है वो यहाँ पर 20,000 से बढ़ गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो इसको ठीक करने के लिए जो बैंक है वो कौन सी एंट्री पास करेगा, सिंपली देखो, यहाँ पर कैश क्रेडिट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, कैश क्रेडिट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, और यहाँ पर जो हमारा सेविंग्स अकाउंट है उसको यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। सेम मिस्टेक जो है वो यहाँ पर सुधर जाएगी। आप देख सकते हो कि दोनों ही एस्पेक्ट इसमें होते हैं, डेबिट और क्रेडिट के। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या है, क्रेडिट वाउचर यूज इन केस ऑफ, जो हमारा यहाँ पर क्रेडिट वाउचर है वो किस केस में बैंक यूज करता है। पहला क्या है, व्हेन द बैंक रिसीव द रिसिप्ट, यानी कि जब बैंक को कोई पैसा यहाँ पर रिसीव होता है, तो बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ व्हेन बैंक पेज, अब देखो जब बैंक यहाँ पर पेज करता है तो कौन सा वाउचर यूज किया जाता है, डेबिट वाउचर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्हेन बैंक रेक्टिफाई इट्स एरर, जब बैंक अपने एरर को ठीक करता है, तो जब बैंक एरर को ठीक करता है तब कौन सा वाउचर यूज किया जाता है, कंपोजिट वाउचर। कौन सा, कंपोजिट वाउचर। क्लियर है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ डेबिट वाउचर, इसमें से कौन सा ऐसा वाउचर है जो कि हमारा यहाँ पर डेबिट वाउचर नहीं होता है। पहला देखो क्या है, विड्रॉवल फ्रॉम रिसीव फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर, यानी कि जो हमारे सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर है उन्होंने यहाँ पर जो है अमाउंट को विड्रॉ करवाने के लिए एक फॉर्म फिल किया है, तो ऑब्वियस बात है ये हमारा डेबिट वाउचर है, ये हमारा डेबिट वाउचर है, क्योंकि इसमें जो है बैंक को यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ रही है। नेक्स्ट क्या है, चेक इशूड बाय बैंक,
यहाँ पर बैंक ने कोई भी चेक जो है वो इशू किया है, यानी कि कस्टमर के बिहाफ पर बैंक ने कोई चेक इशू किया है, ठीक है, जिसको जो पर्सन है जिसको वो चेक मिल रहा है वो कहीं पे जाके यहाँ पर जो है कैश करवा सकता है। तो इस केस में भी बैंक को यहाँ पर पेमेंट ही करनी पड़ेगी। अगर मान के चलो एचडीएफसी का चेक है, एचडीएफसी ने यहाँ पर जो है अपने कस्टमर के बिहाफ पर एक चेक यहाँ पर इशू कर दिया, कस्टमर एक पर्सन ए को, तो एक पर्सन है इसको अपने बैंक में जाकर मान लो एक्सिस बैंक में डिपॉजिट करवा दे, तो एचडीएफसी को इस चेक के अगेंस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डेबिट वाउचर कहलाएगा। नेक्स्ट है चेक इशूड बाय कस्टमर। अगर यहाँ पर कस्टमर कोई चेक इशू कर रहा है तो ये भी हमारा जो है डेबिट वाउचर होगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट भी हमारा जो बैंक है उसको यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या, पे स्लिप फिल्ड बाय कस्टमर टू डिपॉजिट अमाउंट, यानी कि पे स्लिप्स फिल की गई है ताकि हम अमाउंट को डिपॉजिट करवा सके, तो ये हमारा डेबिट वाउचर नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है यहाँ पर क्रेडिट वाउचर है। क्या है हमारे यहाँ पर, क्रेडिट वाउचर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कंपोजिट वाउचर, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द कंपोजिट वाउचर। तो पहले देखो क्या है, कंपोजिट वाउचर यूज फॉर इंटरनल अकाउंट्स ऑफ अ बैंक, यानी कि जो बैंक है वो अपने इंटरनल अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए इन वाउचर का यूज करता है। तो बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, कंपोजिट वाउचर्स आर आल्सो प्रिपेयर टू रेक्टिफाई एन एरर, यानी कि बैंक जो है एक अपने किसी एरर को ठीक करने के लिए भी कंपोजिट वाउचर का यूज करता है। तो ये भी हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट ही हमारे यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द कंपोजिट वाउचर। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दिस इज अ फीचर ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ अ बैंक, इसमें से हमारा यहाँ पर कौन सा फीचर है अकाउंटिंग सिस्टम जो कि यहाँ पर बैंक फॉलो करती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो फीचर मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो अकाउंट्स जो हमारा बैंक के अंदर अकाउंटिंग की जाती है ना, वो यहाँ पे जो है स्लिप सिस्टम को फॉलो करते हैं, यानी कि जो हमारी बैंक है वो किसी भी तरह की यहाँ पे जो जर्नल एंट्री है वो यहाँ पर पास नहीं करती है, क्योंकि वो सिंपली जो वाउचर्स कस्टमर बैंक को प्रोवाइड करते हैं उस वाउचर से ही सीधे हमारे जो पर्सनल लेजर होते हैं उसमें एंट्री जो है यहाँ पर पास कर देते हैं, जिनसे उनको यहाँ पर कोई भी अलग से जर्नल एंट्री जो है वो पास करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर कौन सी यहाँ पर फीचर है, सबसे पहले देखो क्या है, एंट्रीज इन द पर्सनल लेजर्स आर मेड डायरेक्टली फ्रॉम द वाउचर, यानी कि जो भी वाउचर यहाँ पर कस्टमर प्रोवाइड करते हैं बैंक को उससे डायरेक्टली हमारे पर्सनल लेजर में जो एंट्री कर दी जाती है। तो ये हमारी यहाँ पर फीचर होता है। नेक्स्ट है, ईच डे समरी शीट इन टोटल आर प्रिपेयर्ड व्हिच आर पोस्टेड टू द कंट्रोल अकाउंट इन द जर्नल लेजर। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली ये क्या कह रहा है कि हर दिन जैसे जितने भी डे, हर दिन में हमने जितनी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया, यानी कि पर्सनल लेजर में हमने जितने भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया, डे के एंड में हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रांजेक्शन के एक यहाँ पर समरी शीट यहाँ पर जो है प्रिपेयर करते हैं, ताकि उससे हम जो है यहाँ पर कंट्रोल अकाउंट में एंट्री पोस्ट कर सके और यहाँ पर जर्नल लेजर जो है मेंटेन कर सके। तो ये ऑब्वियसली हमारा यहाँ पर फीचर होता है। ठीक है, हमने एक समरी शीट प्रिपेयर की, उससे जो भी टोटल बैलेंस आया, ठीक है, हमें उसे कंट्रोल अकाउंट में पोस्ट कर दिया ताकि कोई एरर को चेक किया जा सके, और उससे जर्नल लेजर हमने मेंटेन कर दिया। उसके बाद देखो जर्नल लेजर की हेल्प से हम लोग जो है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि बैंक जो है जर्नल लेजर में जो भी बैलेंसेस है उसका यूज करके ट्रायल बैलेंस यहाँ पर जो है बनाती है, और ये जो ट्रायल बैलेंस है वो हर दिन जो है यहाँ पर बनाया जाता है। तो ये भी फीचर हमारा यहाँ पर होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारा अगर मैं कंक्लूड करूं तो क्या कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो किया, सबसे पहले वाउचर्स का यूज करके जो बैंक है हमारे पर्सनल लेजर अकाउंट में वो एंट्री पास करेगी। उसके बाद पर्सनल लेजर में जितने भी ट्रांजैक्शन पूरे दिन में की होती है उसकी एक समरी शीट प्रिपेयर किया जाएगी। उस शीट की हेल्प से हम कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, उसमें जो टोटल्स होंगे उनको पोस्ट करेंगे और उससे जर्नल लेजर मेंटेन करेंगे, और बाद में जर्नल लेजर की हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस को यहाँ पर जो है प्रिपेयर करेंगे, और जो ट्रायल बैलेंस है वो हर दिन यहाँ पर जो है प्रिपेयर की जाती है। तो यहाँ पर इसीलिए ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमने ऑपरेशनल एस्पेक्ट के रिलेटेड जितने भी हमारे यहाँ पर एंट्रीज थे, क्वेश्चन थे, उसको हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।